अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत टाइम के बाद हमें साजिद ताड़ साहब ने ज्वाइन किया है और सब लोग सर आपको बहुत पूछ रहे थे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज आप आए हैं और थैंक बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि आखिर आप यू। किधर हैं और आपने ज्वाइन नहीं किया है। नहीं, जी। थैंक यू आरजू, सो नाइस ऑफ यू। और आपके देखने वालों को होली की बहुत बहुत मुबारक। रंगों का त्योहार था। आपके देखने वालों को प्रणाम, प्यार भरा प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम। लेकिन ये कि मैं खुद बड़ा मिस करता हूँ आपके प्रोग्राम को और आपके व्यूअर्स को। और मैं समझता हूँ कि मैं कई दफा कमेंट पढ़ता हूँ, आई एम सो हम्बल एंड सो कि आपके चाहने वाले, आपके देखने वाले बहुत चाहते हैं, मोहब्बत है। मेरी तरफ से उनको सबको होली मुबारक। बिलखसूस इंडिया में, भारत में जो दोस्त थे मेरे, जो सिख दोस्त हैं, जो मेरे हिंदू भाई हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया सर। सर आज हम बात करेंगे इमरान खान पे और आप जानते ही हैं कि किस मुश्किल में आजकल खान साहब हैं। उनकी पार्टी के बहुत से लोग भी जो है वो हमें नजर आए कि उनका साथ छोड़ चुके हैं। आज उनकी जो तकरीर थी उसमें उन्होंने कहा कि जी वापस आ जाइए, क्योंकि मैं जो है वो पूरे मुल्क का, उन्होंने कहा कि एक बाप की तरह हूं और मैं माफ कर दूंगा। लेकिन क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे, क्या होता हुआ नजर आ रहा है? आरजू, मैंने पाकिस्तान में पिछला तकरीबन 2 हफ्ते, 1.5 हफ्ता मैंने गुजारा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की सियासत को बड़े करीब से देखा। अब उस पे मुझे रोना भी आता है और कई दफा हंसी भी आती है। कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें इस मुल्क के साथ, हालात जो कर हम्म। रखे हैं इन्होंने, सियासतदानों ने। और एक ग्रुप है पूरा, जिस तरह जिसको मैं हमेशा कहता हूँ करप्शन का अलायंस है। और उसमें हर आदमी जो है, हर डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व है, सिर्फ सियासत ही नहीं है, हर डिपार्टमेंट। लूट मार का एक बाजार, वो घर है वहां पे, और सियासत भी उसी का हिस्सा है। आजकल जिस तरह वो बार बार कहते थे कि 8-8 करोड़ की बोलियां लग रही हैं, आज तो वीडियो अब मेरे ख्याल में आनी होगी, शुरू होगी। पीटीआई वालों ने, मेरे ख्याल में तो फेक वीडियो है, लेकिन 16-16 करोड़ के वो जो हम्म। बता रहे हैं बातें। लेकिन इस वक्त जो मेरा मेरा अपना जो इंफॉर्मेशन है, 40 के करीब लोग जो हैं इस वक्त वो छोड़ चुके हैं पीटीआई। अब वो पीटीआई छोड़ने वालों वो हक बजानब है। जिस तरीके से इलेक्टेड नुमाइंदों को नजरअंदाज करके, इंपोर्ट करके एडवाइजरों की एक ऐसी टीम बनाई गई और अपने इर्द गिर्द जो हल्का बनाया रखा है, उसका रिजल्ट यही होना था। खान साहब को कोई सियासी तजर्बा नहीं था उनको, कि कंट्री को किस तरह चलाते हैं, जो लोग साथ चलें तो वो टीम वर्क क्या होता है। उन्होंने इंपोर्टेड दोस्त जिनके साथ वो वेस्ट में अपना टाइम गुजारते थे, वही उनको बुलाया और मुल्क की चाबियां उनको पकड़ा दी, और उन्होंने करप्शन की आखिर कर दी। उसका रिजल्ट यही होना था। जब आप इलेक्टेड नुमाइंदों को, जो दूसरी पार्टियों को छोड़ के आए हो, जिनको आज आप लोटे कह रहे हैं, वो लोटे ही आपकी पार्टी की सारी बेस है। मेरा क्वेश्चन मार्क ये है कि इलेक्टेबल और लोटों में क्या फर्क है। इलेक्टेबल जब आप खुद लाए थे, जो हमारे तरीन साहब जहाज में भर भर के लाते थे हम्म। इलेक्टेबल, उस वक्त वो इलेक्टेबल थे। आज वही लोग लोटे बन चुके हैं। बल्कि एक मैं मुझे मुझे अभी तक वो बात सख्त याद है, बड़ी, मैं समझता हूँ। मैं चाहूंगा मेरे पीटीआई के भाई जो हैं उसको कभी निकाल के सुने। खान साहब के अल्फाज थे कि कायदे आजम साहब ने भी कभी कांग्रेस छोड़ के मुस्लिम लीग में आए थे। तो पार्टी छोड़ना जो है वो गलत नहीं है, पार्टी छोड़ना ठीक है। कभी लेकिन सर उन्होंने ये भी तो कहा है कि कुरान में लिखा हुआ है कि जी पार्टी छोड़ के तो ना जाइए। कौन सा कुरान है जो खान साहब ने पढ़ा है? मैं कहता हूं उन्होंने कायदे आजम को कहा था, कभी वो भी यूनाइटेड इंडिया के हम्म। हक में थे, और बाद में उन्होंने पाकिस्तान की तरफ जो है वो तवज्जो दी। तो खान साहब अपनी हिस्ट्री करेक्ट कर लें। खान साहब, मैं आज वही लोग जिनको लोटा लोटा करके मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी सारी पार्टी वही है, सवाए गिनती के 2-4 लोगों के। बाकी सब लोग जो हैं वो दूसरी पार्टियों से आए थे। और मैं हमेशा ये कहता था कि ये पीटीआई को छोड़कर अपनी पार्टियों में वापस आएंगे और फिर इलेक्ट होके आ जाएंगे। ये सिस्टम तब्दील नहीं होगा जब तक कौमियत आपके अंदर नहीं होगी, जब तक आपके अंदर पाकिस्तान का दर्द नहीं होगा। ये मुल्क जो है इसी तरह जलीलो ख्वार होता रहेगा जिस तरह आज हो रहा है। अब उसमें लेकिन सर। खान साहब की हम्म। जो, मैं बल्कि हम्म। स्पीच के जो तीन हम्म। चार पॉइंट थे जो मुझे बड़ा बादर कर रहे थे। खान साहब ने ये कहा कि जी, एक तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी ज्यादती, देखें कितना बड़ा जुल्म है ये सियासत में, जमहूरियत में नहीं होता। कहते हैं जी लोग हमसे गुजर के जाएंगे तो देखेंगे कैसे गुजरेंगे। यार ये होता है सियासत में, जमहूरियत में। यहाँ अमेरिका में भी लोग क्रॉस द पार्टी वोटिंग करते हैं, इस तरह थ्रेट की जाती है उनको। खान साहब की स्टेटमेंट है कि अगर मैं ये अदम एतमाद जीत गया तो फिर मैं देखूंगा। ये तो खुलेआम धमकियां, ये जमहूरियत में धमकियां होती हैं।
तो मैं वो जिस तरह आपको मैंने पहले अर्ज किया कि तजर्बा नहीं है। एक दफा मुझे बार बार जावेद चौधरी साहब की वो बात जो है वो याद आती है कि उसमें उन्होंने कहा था कि पहले सिर्फ लोग करप्शन के लिए तड़पते थे कि करप्शन खा गए। अब इस दफा करप्शन है, साथ बेवकूफी है और नाअहली है। ये तीन चीजों का मजमुआ हो चुका है जो पाकिस्तान को एक ऐसे मोड़ पर ले आया कि जिसपे मैं ये समझता हूं कि अगर किसी ने, जो भी डिसीजन मेकर है, अकल के नाखून ना लिए तो खुदा ना करे कि पाकिस्तान को ऐसा नाकाबिले तलाफी कोई नुकसान हो जो कि बाद में जो काफी जनरेशन उसको पे करती रहे। अब मैं एक टेक्निकल थोड़ी सी बात बताऊंगा। एक तो खान साहब ने कहा कि जी वो लोग वापस आ जाए, मैं बाप की तरह हूं। तो यार उनको पहले ही बच्चों की तरह ट्रीट कर लेते 3.5 साल। आज तो एक बल्कि और एमएनए भी, बल्कि मैं समझता हूं कि अपोजिशन बड़े स्मार्ट गेम खेल रही है। हर रोजाना एक नया एमएनए सामने वो दिखा रहे हैं और इस वक्त लोगों को पता है 40 से ऊपर लोग हैं जो छोड़ चुके हैं। बल्कि अगले दिन तो वो डॉक्टर रमेश कुमार, मैं कहता हूं एक तो उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है, मैं कंडेम करूंगा जिस तरह के अल्फाज एक नॉन इलेक्टेड आदमी ने इस्तेमाल किए उनके खिलाफ। डॉक्टर रमेश कुमार जो है हमारे पाकिस्तान के हीरो हैं, हमारे अकलीती भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं। मैं बिल्कुल ये ज्यादती उनके साथ जो हुई है नेशनल टीवी के ऊपर, मैं समझता हूँ उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती, बिल्कुल गलत किया गया। डॉक्टर रमेश कुमार ने ये इंकशाफ किया था कि 3 वफाकी वजीर जो हैं वो भी छोड़ चुके हैं। मैं समझता हूँ उनका भी असेसमेंट कम है। मुझे सलीम साफी साहब की बात याद है अभी तक, वो कहते थे कि कभी अगर अदारों का आपस में टकराव हुआ तो इनके आसपास स्वाय 2 या 3 मिनिस्टर होंगे, बाकी फौरन छोड़ देंगे। और बिल्कुल इसी तरह लग रहा है कि वो छोड़ देंगे, छोड़ते जा रहे हैं लोग। बिल्कुल छोड़े भी क्यों ना, क्योंकि 3-3.5 साल जो इलेक्टेड लोग थे, खान साहब उनको मिलते भी नहीं थे, उनसे शेक हैंड भी नहीं करते थे, उनको बिल्कुल वो अनटचेबल समझते थे। और सिर्फ जो अपने इनके बाहर के इंपोर्टेड दोस्त थे अमेरिका और इंग्लैंड, जिनके साथ ये टाइम गुजारते थे अपना, उनके जरिए ये गवर्नमेंट चला रहे थे उनके। और बनी गाला से पंजाब और सारा मुल्क ऑपरेट किया जा रहा था। अगर देखा जाए तो बुजदार साहब और जो इस वक्त केपी की और आजाद कश्मीर के लोग जो हैं वो कौन है, क्यों इस तरह इलेक्ट किया गया? उनको इलेक्ट नहीं किया गया, सिलेक्ट किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि वो चाहते थे बनी गाला से चलाया जाए सारा कुछ, और वो पाक पतन वाले जो हैं वो चलाते थे गवर्नमेंट, वो और जो यहाँ बैठ के चंद लोग जो थे नॉन इलेक्टेड, अफसोस वाली बात है, नॉन इलेक्टेड। और दूसरा सिस्टम हाइब्रिड है, बिल्कुल ही पाकिस्तान के अंदर, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन खान साहब, मैं 2 लोगों का जिक्र बाद में करूंगा। खान साहब ने आज फिर दोबारा फौज के बारे में कुछ आज उन्होंने अच्छी बातें की, और दूसरा उन्होंने कहा जी कि मैं इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। ये किस तरह की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी आपने अमेंड करके स्टेट डिपार्टमेंट जो अपना स्टेट बैंक है वो IMF को दे दिया। अब उसी रेफरेंस से मैं बात करूंगा कि लोग कहां जा रहे हैं। शहजाद अकबर साहब लंदन वापस जा चुके हैं, और मैं आज जो एक इंतहाई अफसोसनाक बात मेंशन करना चाहूंगा कि आजम खान साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे, उनकी अपॉइंटमेंट जो वॉशिंगटन DC में हुई है, आज लोग तज्जिया कर रहे हैं कि ये सारा जो गेम की गई है पिछले पूरे सालों में IMF के साथ और ये लेजिस्लेशन के साथ, ये कौन कर रहा था? तो लोग आज ये तज्जिया कर रहे हैं कि उसके पीछे आजम खान साहब थे, क्योंकि वो अपनी जाब पक्की कर रहे थे वॉशिंगटन DC। तो मेरा जो एक खास कर पहले एक और MNA में रिक्वेस्ट की थी कि इस वक्त मेरे ख्याल में पूरी कैबिनेट का नाम ECL में होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि नूर आलम खान साहब ने कहा था, आलम खान साहब ने कहा था इन सारी कैबिनेट का और इस वक्त जो अपने डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, अगर कोई मुहिब्बे वतन लोग हैं तो उनको चाहिए कि वो इन सब के नाम ECL में डालें। इस अदम एतमाद और किया जा सकता है, जब देखे ना, अदम एतमाद होता है जब उनके ऊपर क्या वजह होती है, एलिगेशंस होती है, अपना एतमाद खो देते हैं, तो उसके बाद दूसरा इंपैक्ट क्या होगा कि लोग भागेंगे यहाँ से। लोग भाग रहे हैं, बल्कि लोग भाग रहे हैं। इस वक्त बहुत ज्यादा लोग हैं इस वक्त जो 1 वे टिकट लेकर जेबों में रख बैठे हैं, वो फौरन भाग जाएंगे अपने अपने ममालिक में जहां से वो आए हैं, बिलखुसूस इंग्लैंड और USA में और ऑस्ट्रेलिया में भागेंगे। तो लेकिन ये कि कौम का सरमाया लेके भागेंगे, पैसे लेके भागेंगे। तो अगर कोई पाकिस्तानी, मेरा समझता हूँ, जो कि मुझे इसका खदशा है, मुझे अफसोस है, और मुझे ये हमेशा इस बात का अफसोस रहा है कि पाकिस्तान के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। ये फॉरेन लोग जो हैं, जो बाहर के लोग, आप लोगों ने फॉरेन प्रोडक्ट्स के पीछे, उनके इश्क में, कोका कोला के और पेप्सी के इश्क में जो मुल्क अपना तबाह कर लिया है फॉरेन प्रोडक्ट्स पे, प्राडो पे, और आपने जो रोलेक्स के ऊपर आपने सारा एक अपने
एक मिजाज का हिस्सा बना लिया। लीडर भी आप बाहर से लाते हैं, अफसर भी बाहर जाते हैं। मेरा मकसद सत्यानाश आपने कंट्री का कर दिया है। तो अब उसमें मेरे ख्याल में तो अब अल्लाह, अब दुआ खैर ये देखें कि क्या होता है। तो सर आज तो खान साहब जो है वो बददुआओं पे भी उतरे हुए थे कि लोग शादी में नहीं बुलाएंगे, लोग शादियां बच्चों नहीं की करेंगे शादियां नहीं बच्चों होंगी, से। बच्चों की शादियां नहीं होंगी। और देखें, एक ऐसा मजाक कर रहे हैं खान साहब में, कंट्राडिक्टरी ये है कि पहले आपने कहा कि लोग पैसे ले लिए, अब वो कह रहे हैं वापस आ जाओ। जिन्होंने पैसे लिए वो वापस क्यों आएंगे? या तो फिर आपने बगैर इंफॉर्मेशन के ये बात की है पैसों वाली। किसी एक की भी वीडियो या टेप आप नहीं निकाल सके पैसों वाली, क्योंकि वो इस्लामाबाद में तो आपको पता ही है, हर बंदे का आप फोन टैप करते हैं, आप टैप करते हैं लोगों की। तो या तो आपके पास प्रूफ हो तब दबाएं, इसका मतलब आपके पास कोई प्रूफ मौजूद नहीं है पैसों का, और आपने ऐसे ही कह दिया कि पैसे लिए लोगों ने, लेकिन आज कह रहे हैं कि वापस आ जाए, मैं बाप की तरह हूं। मुझे कंट्राडिक्टरी है बहुत दोनों चीजें। लेकिन आरजू, मैंने जो अपनी आंखों से देखा है पाकिस्तान में, उसमें मुझे दुख ही हुआ है कि जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। और एक और जो खास बात मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा, जो कि इन्होंने बिल्कुल कहते हैं जी ये जो कुछ हो रहा है ये इंडिया करवा रहा है। एक मिनिस्टर साहब ने ये फरमाया है, जो बिलावल साहब है वो इंडिया के गीत, इंडिया की जबान बोल रहे हैं, जो ओआईसी के हवाले से। वो सर देखे, वो तो सर अगर कोई जरा सी भी अकल वाली बात करे ना तो इनको लगता है कि ये इंडिया की जबान बोल रहा है, कि इतना दिमाग हमारे पास तो है नहीं। सर फॉरेन पॉलिसी कहते कहते मैं कब से बोल रही हूँ कि फॉरेन पॉलिसी खराब है, आज फाइनली इमरान खान साहब ने कहा कि जी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमसे बेटर है। ऑफ कोर्स। देखिए ना इंडिया, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो इनका कंपैरिजन करना पाकिस्तान और इंडिया का बिल्कुल ज्यादा है, पाकिस्तान के साथ ज्यादा है। एक तो उनका साइज देखें, उनकी उनकी एजुकेशन के स्टैंडर्ड देखें, उनकी जमहूरियत की हालत देखें, उनकी फॉरेन पॉलिसी की हालत देखें, डॉक्टर जयशंकर का कंपैरिजन देखें, आप करके देखें आप खुद। मैं ये नहीं कि बिल्कुल नहीं, मैं पाकिस्तान को सनब नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल, ये कई दफा लोग समझते हैं शायद हम एंटी पाकिस्तान, पाकिस्तान इज माई माई मदरलैंड, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि अगर किसी की अच्छी चीज हो तो वो लाजमी उसकी बात करनी चाहिए। डॉक्टर जयशंकर का कैलिबर देखें, उनकी डेडिकेशन देखें फॉर इंडिया, किस तरीके से उन्होंने इंडिया को कनेक्ट किया है दूसरे ममालिक के साथ। I'm सरप्राइज, I'm शॉक। देखिए किस तरीके से भारत रूस से सस्ता तेल ले रहा है अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। उनके अंदर कौमियत है। आप जितनी आपने लूट के मुल्क को हैंडीकैप कर दिया, आपकी फॉरेन पॉलिसी तो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर आपके मोईद यूसुफ साहब ने कहा था कि जब तक पाकिस्तान मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। इसमें मेरा क्या कहना है, ये तो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है। आप जहां से मांग मांग के पैसे खाएंगे, अल्टीमेटली उनके इन्फ्लुएंस के नीचे रहेंगे। और आपकी पॉलिसी क्या है? डॉलर। आप डॉलर लाओ, लूटते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ये तो कोई नई बात ढकी छुपी, या तो कहना मैं नई बात कर रहा हूं, नई बात है ही नहीं है पिछले। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जो पीटीआई वाले भी, ये भी कौन से नए लोग हैं? ये वही चेहरे हैं इलेक्टेबल पुराने, जो 74 साल से खा रहे हैं, उन्हीं के पोते दोते हैं जो 1947 से पाकिस्तान को न छोड़ रहे हैं। लेकिन तो सर आज जाने के टाइम पे ये बात कर रहे हैं कि जी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, ये बात इन्हें पहले से पता होगी तो कोई चीज किसी से सीखते क्यों नहीं है? मैं ये क्या बुराई है मैं सीखने में, क्या समझता हूँ बुराई है? आरजू, मैंने अमेरिका में फर्स्ट वर्ल्ड में आके ये चीज देखी थी कि अगर आप कोई चीज नई इन्वेंट नहीं कर सकते, अगर आपके अंदर सलाहियत नहीं है, तो किसी अच्छी चीज की कॉपी कर लें आप। और दूसरा मैं ये समझता हूं, इसमें कोई मजाका नहीं होता कि किसी की लीडरशिप का इतराफ करके उससे चीजें सीखी जाएं, ताकि आपके भी हालात बेहतर हो। तनकीद बराए तनकीद आपको कहीं नहीं लेके जाती। लेकिन ये हमारे पाकिस्तान के अंदर देखिए, दो चार चीजें जो है वो कारोबार का हिस्सा है। हर चीज को ब्लेम कर देना इंडिया पे, हर चीज को रा के साथ जोड़ देना, हर चीज को सीआईए के साथ जोड़ देना, हर चीज को देखें। यहां तक कहा जा रहा है कि जी इमरान खान के पीछे अमेरिका ट्राई कर रहा है। वो भी अमेरिका इतना फारग है, आप इतनी बड़े कंट्री हैं, आप इतनी बड़ी सुपर पावर हैं कि अमेरिका आपके पीछे जाएगा, आपकी हुकूमत को चेंज करेगा? यार इतने फारग बैठे हैं लोग। यूक्रेन का मसला इस वक्त चल रहा है, अमेरिका के अपने मसाइल हैं, आपको काल तक वो करते नहीं है। आप कहते हैं कि जी अमेरिका आपकी हुकूमत तब्दील करेगा। खुदारा को अकल के नाखल लो यार। अमेरिकन के पास तो, मैं यहां अमेरिका में बैठा हूं वाशिंगटन डीसी, इनके पास ना टाइम है, ना आप इनके मैप पर हैं, इनके रडार पर हैं। आपकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं है जब से वो अफगानिस्तान से वापस आए हैं, और उस रीजन के अंदर उन्होंने देख लिया है कि इंडिया कैन सर्व देम बेटर अगेंस्ट चाइना। उनका देखे ना, चाइना के साथ उनका अमेरिकन जो है उनका इशू है उसके साथ, तो वो समझते हैं कि इंडिया कैन सर्व अस बेटर। और दूसरा, इसमें ये बिल्कुल कहना बिल्कुल मुबालगा रही है कि
अमेरिका ट्राई कर रहा है आपकी हुकूमत चेंज करने के लिए। आपने 3.5 साल परफॉर्म कुछ नहीं किया, और उसका साइड इफेक्ट यही होना था कि आपने जाना था, घर जाना था। मैं समझता हूं यहाँ पे मैं एग्री करूंगा, दो चीजों को एग्री करूंगा आज आपके साथ। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल सही है, उन्होंने कहा था नहीं इनको अपना पूरा टाइम पूरा करें। उसकी वजह यह है कि जिस स्पीड के साथ ये अनपॉपुलर हो रहे हैं, नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि ये इस तरीके से होके जाएं ताकि सियासत में वापस ना आ सके। पॉइंट ठीक। दूसरी बात में मैं एग्री करूंगा, अगले दिन हमारे पाकिस्तान में कई लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन मैं एग्री करूंगा। शहबाज शरीफ साहब ने अगले दिन एक इंटरव्यू में प्रपोज किया है कि 5 साल के लिए एक अबूरी हुकूमत बनाई जाए जिसमें हर पार्टी से एक टेक्नोक्रेट लिया जाए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैं समझता हूं कि जबरदस्त बात है। सारी पार्टियों में से करैक्टर वाले लोग और टेक्नोक्रेट, उनको लेकर एक हुकूमत ऐसी बनाई जाए जो 5 साल चलाए कंट्री को, और इससे करप्शन और ये सारा कुछ खत्म करे, सफाई करे मुल्क की। मैं समझता हूँ इससे अच्छा आइडिया और कोई नहीं है। लेकिन देखें, अब लोग तो पाकिस्तान में देखें ना, करना होता तो वही है जो एक सर्टेन डिपार्टमेंट चाहता है, वही होता है, उसके खिलाफ लेकिन सर उन्होंने ये भी तो कहा है कि उसमें पीटीआई के मेंबर्स नहीं होने चाहिए, शहबाज शरीफ साहब ने। देखिए वो चीजें तो नेगोशिएट करेंगे, आगे पीछे आएंगे तो। अच्छा, दूसरा, पीटीआई के अपने लोग कौन से हैं जो पीटीआई के होंगे? पीटीआई के लोग सारे तो नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले हैं। पीछे कौन बचता है इसमें? पीटीआई में तो बंदा सवाए गवर्नर कराची वाला, सिंध वाला, और तो है ही कोई नहीं इसमें, या खास साहब है। पीटीआई के सारे लोग, असद उमर साहब शायद मिल गए। असद उमर साहब, हाँ, उनके वो भी एडजस्ट हो जाएंगे, उनके भाई तो पहले ही नून लीग में। फैमिली का एक बंदा वो रख लेंगे तो ये भी रिप्रेजेंट हो जाएंगे उसमें। लेकिन ये उनका आइडिया बुरा नहीं था आरजू, उसका आइडिया देखिए। और इसके अलावा हल बताएं, और हल बताएं कि इसके अलावा कोई मौजूद हो। मुझे तो कोई ना हल नजर नहीं आता। लेकिन सर अभी तो ये वोटिंग के लिए भी लोगों को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि 10 लाख लोगों के बीच में से निकल के दिखाओ, और साथ ओआईसी का एक अलग तमाशा है। वो बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया कि जी आप पहले वोटिंग करवाएं, फिर ये होगा, ओआईसी होगा। तो ये सब दरअसल हकीकत में पीटीआई हर वो हरबा इस्तेमाल करने के लिए तैयार है कि किसी तरीके से इस तरीके अदम एतमाद से बचा जाए, लेकिन उसमें से बचने की उम्मीद लग नहीं रही। इन्होंने ओआईसी को भी यूज कर रहे हैं उसके खिलाफ। असद कैसर जो है वो स्पीकर साहब, वो भी अपनी हर ट्राई कर रहे हैं। 63A की डेफिनेशन को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है कि 63A को इस तरीके से डिफाइन किया जाए कि जो एमएनएज है, मेंबर असेंबली, वो वोट देने से पहले ही नाअहल हो जाए। ये मेरा हर हरबा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरीके से अगले दिन मैं हैरान हूं आरजू, मैं मेरे लिए बहुत बड़ा एक शॉक था कि किस तरीके से इन्होंने सिंध हाउस के ऊपर अटैक किया, गुंडे जाके अपने, और उनको लीड कर रहे 2 एमएनए। एक एमएनए जो है, उनको दोनों कराची से थे। एक एमएनए का तो माजी को इतना साफ नहीं है, उनका कोई इतना अच्छा नहीं था। वो मेरे ख्याल में पाक आर्मी में एज ए कैप्टन थे, वहां से निकले थे वो एमएनए साहब। लेकिन मुझे जो दुख ये हुआ है कि 6 कदम के फासले पे वहां पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की रेजिडेंस। इस सारे हालात के अंदर कि जहां पे इतना सेंसिटिव रेड जोन के अंदर वो लोग इकट्ठे किस तरह हुए? नहीं तो सर आप हैरान क्यों हो रहे हैं? क्या आपको याद नहीं कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी शलवारें सूखने लटका दी थी? ये तो पता नहीं क्या कुछ कर चुके हैं। इन्होंने टीवी पे अटैक किया था इन्होंने, इसमें कौन सी छुपी बात है वो? लेकिन गलत है ना। और दूसरा, मैं बिल्कुल इस वक्त जो आरजू जिस तरह की जबान ये इस्तेमाल कर रहे हैं, नौज बिल्ला के, वो चीजें टीवी के ऊपर आप बच्चों के साथ नहीं देख सकते। ये जो सर ना सिर्फ मेल बल्कि फीमेल मेंबर्स भी इनकी पार्टी की, वो भी जो है वो टीवी चैनल पे बैठकर उल्टा बोल रही हैं। वर्ड प्रोस्टिट्यूशन यूज किया, मैं जिस पे बहुत ज्यादा एम्बैरेस हूं कि मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल एक गलत जो एक नया ट्रेंड दिया गया है सियासत में कि मादर पिदर आजाद लफ्ज इस्तेमाल करने, इसको जितना भी कंडेम किया जाए ये बिल्कुल कम होगा। लेकिन ये कि इसमें आरजू इस वक्त मैं समझता हूं कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान किसी अच्छी डायरेक्शन पर जाए जिसकी उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि इस वक्त कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जिसको आजमाया ना जा चुका हो, देखा ना जा चुका हो, और कोई इस वक्त राह निजात नजर नहीं आ रहा। कोई ऐसा एक डिपार्टमेंट नजर नहीं आ रहा जो इस वक्त जो लीड कर सके, क्योंकि इन्होंने एक पेज कर करके एक इंस्टीट्यूशन है उसको भी बहुत ज्यादा बदनाम कर दिया है इस वक्त। तो अब बिल्कुल कोई समझ नहीं आती कि पाकिस्तान किस तरह इन हालात से गुजरेगा, रेस्क्यू होगा। सियासी बहरान, मुआशी बहरान, हर चीज जो घेरे हैं पाकिस्तान में, मैं देख रहा हूं। महंगाई आप सोच नहीं सकते कि 20-25 हजार महीने का कमाने वाला, मैं समझता हूँ वो 2 वक्त 3 वक्त 2 वक्त का खाना किस तरह खाता होगा। एक बहुत बड़ा एक केयास है मैं देख कर आया हूँ पाकिस्तान में।
लेकिन हाँ, देखा जा सकता है, देख नहीं रहे तो सिर्फ इस वक्त रूलिंग पार्टी, रूलिंग लोग जो इस्लामाबाद में अरबों की करप्शन कर रहे हैं, डॉलरों में उनकी इनकम है, पाउंड में उनकी इनकम है, सिर्फ उनको नजर नहीं आ रहा, वरना तो हर चौक पे नजर आ रहा है कि गुर्बत और भूख की वजह से लोगों के क्या हालात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, लोग वाकई बहुत परेशान हैं, लोगों का बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। लेकिन जो हमारे कहना चाहिए हुक्मरान है उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। मगर सर इमरान खान साहब का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है आपको? इमरान खान साहब का फ्यूचर दो है, या जेल है तो या फिर लंदन में चले जाएंगे, इसके अलावा तीसरा तो कोई फ्यूचर नहीं। सर जेल क्यों? जेल देखे ना, एलिगेशंस उन पे आएंगी, क्योंकि चले उन्होंने खुद करप्शन बहुत अच्छा है नहीं की होगी, लेकिन उन्होंने अपने बैड गवर्नेंस, उन्होंने चीजें जिस तरीके से अपनी एक टीम इकट्ठी की जिन्होंने करप्शन की है, अल्टीमेटली एज अ प्राइम मिनिस्टर उनका रोल था उसमें, रोकनी चाहिए थी चीजें, वो नहीं रोक सके अल्टीमेटली उसको। और जो अगर कल को आएंगे, जिस तरह इन्होंने अपना नैब को इस्तेमाल किया सियासी इंतकाम के लिए, आपका क्या ख्याल है दूसरी पार्टियां नहीं इस्तेमाल करेंगी? जो इन्होंने रवश डाली है सियासी इंतकाम की, जिस तरीके से राणा सनाउल्लाह के ऊपर इन्होंने हीरोइन इतने किलो डाल दी, तो आपका क्या ख्याल है उनको इस तरह का हथकंडा नहीं मिलेगा? और जो सर ये बार बार कहते थे कि नवाज शरीफ साहब के लिए कहते थे पंखा उतार दो, टीवी निकाल दो, एसी उतार दो, तो ये सब फिर इनको भी फिर रेडी रहना चाहिए इन सब चीजों के लिए। जहनी तौर पर तैयार होना चाहिए, बल्कि यहाँ तक कि कई लोग तो कह रहे हैं कि तैयारियां हो रही हैं इन चीजों की, कि वो जेल के अंदर कमरे चीजें तैयार की जा रही हैं। और दूसरा, मैं बड़े वसूख के साथ बता रहा हूँ, इस वक्त मैं पाकिस्तान में था और मेरे दोस्त और फैमिली मेंबर दोनों पार्टीज के अंदर हैं इस वक्त, जो मुझे बता रहे थे कि लोग इस वक्त, एक ग्रुप ऐसा है जो नून और पीपल्स पार्टी से टिकट मांग रहा है, पीटीआई वाले, और दूसरा ग्रुप ऐसा है जो माफिया मांग रहे हैं कि अगर आप हुकूमत में आए तो प्लीज हमें जेलों में ना भेजें। ये बिल्कुल ये हक है, सच है। मैं खुद अपनी आंखों से और कानों से सुन के आया हूं कि इस वक्त ये पाकिस्तान में चीजें हो रही हैं कि जो पीटीआई वाले हैं वो या तो टिकट मांग रहे हैं या माफिया मांग रहे हैं। और सर ये जो शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी और इस तरह के जो लोग जमा किए थे, जनरल करप्शन भी की है और उल्टी सीधी बातें भी करते हैं, इनका क्या होगा? ये भी भाग जाएंगे क्या? नहीं, या तो ये भाग जाएंगे, अगर इनका नाम ईसीएल में ना डाला गया, ये भागेंगे या फिर जेल जाएंगे, इसमें से कुछ भी नहीं। करप्शन की स्टोरियां तो यहाँ तक वॉशिंगटन डीसी तक आ रही हैं, जो जिसमें कोई शक नहीं है। आपका क्या ख्याल है कि वो जो दूसरी पार्टियां हैं जिनको इन्होंने 3 साल 3.5 साल रगड़ा दिया है, वो उनको भूल जाएंगे ये सारी चीजें? वो किस तरह भूल पाएंगे? जो रवश आपने डाली है सियासत में, इंतकामी सियासत की, वो उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली आप पर भी होगा। आपको भी ये देखे ना कि वो ऐसे तो नहीं किसी ने कहा था व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो आप करते हैं, जो आप बीजते हैं, उसको काटना पड़ता है खुद ही। तो ये काटेंगे, ये बिल्कुल काटेंगे, और मैं समझता हूं कि काटना चाहिए, क्योंकि अगर इनका भी मैंडेट तो यही था, अकाउंटेबिलिटी। अगर ये अकाउंटेबिलिटी नहीं कर पाए तो दूसरी पार्टियां हो सकता है अकाउंटेबिलिटी करें वो। मैं ये अगले दिन किसी सियासतदान के पास बैठा हुआ था, तो उसने कहा था कि ठीक है, जिस तरह के इल्जामात नून लीग और पीपल्स पार्टी पर हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ पार्टियां चेंज होती हैं, लोग चेंज होते हैं। हो सकता है पॉसिबिलिटी कि वो देख चुके हो, चेंज आ चुकी हो, और वो पाकिस्तान को रेस्क्यू करने की पोजीशन में हो, कर सकें, करने की विल हो। देखें, नथिंग कैन बी आउट ऑफ द क्वेश्चन। मेरे ख्याल में तो नून लीग जो है वो बिलखसूस काफी मेच्योर हो चुकी है, क्योंकि वो दे हैव गॉन थ्रू मेनी थिंग्स कई दफा। तो उसमें नवाज शरीफ साहब के डिसीजन जो काफी मेच्योर है मेरे ख्याल में। और मैंने अगले दिन डार साहब की भी चीजें सुन रहा था, देख रहा था, तो दे आर गेटिंग इनटू द मोड ऑफ कमिंग बैक टू पाकिस्तान एंड डूइंग गुड थिंग्स फॉर पाकिस्तान। अब अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। देखें, हमने भी ख्वाब देखा थे मैं खुद अपने आप को मुतासरीन पीटीआई समझता हूँ, क्योंकि मैं भी तब्दीली के ख्वाब देखता रहा हूँ, और पाकिस्तानी की तरह अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ धोखा हुआ, मैं समझता हूँ। मैं फील लाइक आई एम बिट्रेड। लेकिन सर लास्ट में बताइएगा, आपको लगता है कि क्या बुज़दार साहब पे जो एकदम इन्होंने एक स्टैंड लिया कि नहीं नहीं हटाना, नहीं बदलना, क्या वो भी इनके अगेंस्ट चला गया? नहीं, इस वक्त जो आज से हफ्ता पहले जो था, वो मेरा असेसमेंट थी कि पंजाब के अंदर जो है वो तब्दीली आएगी और यहाँ पे इस्लामाबाद में डील हो जाएगी हफ्ता पहले। लेकिन वो चीजें रैपिडली चेंज हो रही हैं पाकिस्तान में घंटों के हिसाब से। और आरजू, यहाँ पे मैं आपके देखने वालों को ये कहूंगा कि अगले 10 दिन सेंसिटिव हैं। जो कुछ होना है अगले 10 दिन के अंदर होना है। उसके बाद रमजान शुरू हो रहा है और उसके बाद सख्त गर्मी आ जाएगी। उसके बाद अपोजिशन इस पोजीशन में नहीं होगी कुछ करने के। लेकिन अगले 10 दिन जो है वो बड़े सेंसिटिव हैं पाकिस्तान के लिए। सियासी पार्टी, मेरे ख्याल में सियासी पार्टियां नाउ दे आर सीरियस, और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट इज न्यूट्रल नाउ। वो इस वक्त जब ये मिन्नतें तरले कर रहे हैं उनसे कि हमें बचाया जाए,
इनको मारो हमें बचाओ, जानवर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। इस वक्त पीटीआई की जो आपका सोशल मीडिया विंग्स है वो तो बेचारे उनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट किस तरह हाथ धोके पड़े हैं जिसकी हद कोई नहीं है। लेकिन ये कि अगर जो मुलाकातें पिछली 2 हुई हैं बड़ी सेंसिटिव लोगों के साथ, उसमें जो है खबरें यही आ रही हैं कि बहुत मिन्नते तरले किए गए हैं कि हमें बचाया जाए, हमें माफी दे दें, हम आइंदा नहीं ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उनसे कई गारंटियां, वादे अगले आर्मी चीफ के लिए भी हो रहे हैं, उसमें बातें चल रही हैं। लेकिन अब देखें कि क्योंकि पाकिस्तान के लिए, क्योंकि सर 2 बार तो पहले भी इनके लिए आ चुका है इसी तरह का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इस बार जो है काफी लग रहा है कि स्ट्रांगली सब लोग आए हैं और इस बार खान साहब का बचना मुश्किल नजर आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ 40 से ज्यादा लोग हैं मैंने इस वक्त इनके खिलाफ, हाँ, 40 से ज्यादा बचने वाले क्या हालात है। और उसका देखें जिस तरीके से उन्होंने 3.5 साल गवर्न किया मुल्क को, ये अंडरस्टूड था। मैं समझता हूँ 40 से भी ज्यादा लोग होने चाहिए, क्योंकि खान साहब एक तो देखिए नेशनल असेंबली नहीं जाते थे, अपने एमएनएस को नहीं मिलते थे, और नॉन इलेक्टेड इन्होंने अपने एडवाइजर बना के तो कंट्री उनके हाथ उनकी चाबियां दे दी थी मुल्कों की। और वो जितने पुराने एमएनए जो अपने, देखिए मैं सोचें आप जरा 1 मिनट के लिए कि सियासी सेटअप क्या होता है। अगर आप हल्के में काम ना कर सके तो आपके लोग जिन्होंने वोट लेने होते हैं अपने लोगों से, वो रिजेक्ट करते हैं। इस वक्त पीटीआई के एमएनए बेचारे अपने हल्कों में नहीं जा सकते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनको तरक्याती कामों के लिए पैसा नहीं दिया गया, उनकी इज्जत नहीं की गई पीटीआई में, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, किसी मिलते नहीं थे। डॉक्टर रमेश कुमार से जरा सुने उनकी स्टोरियां क्या है, और कई लोगों से देखें जो आके इस्लामाबाद मुसलसल बैठे रहते थे, टाइम ही नहीं देते। राजा रियाज के रिजर्वेशंस देखें जो छोड़ के गए हैं, कि वो आते थे यहाँ पे और बच्चे आगे गवर्नमेंट चला के उनका मजाक उड़ाते थे, उनको अंदर में उनको बिठाया नहीं जाता था, उनको टाइम नहीं दिया जाता, और 3.5 साल इस तरह होता रहा आपके सामने ही। आज देखें ना जिस तरह के इनके एडवाइजर हैं जो बार बार इनको बचाने की कोशिश करते हैं, नॉन इलेक्टेड है खुद वो, उनके पास क्या किस चीज की पावर है जिस पे इतना इतराते हैं वो, कि जिस तरह वो आप जिस तरह इलेक्टेड हो वो, उनको अपने इलाकों से काउंसलर भी नहीं जीत सकते। मैं आपको ये कहता हूं कि ज्यादातर इनके एडवाइजर जो है उनको तो अपने मोहल्लों में करियाने वाला जो उधार नहीं देता। उनकी क्या नुमाइंदगी, क्या करैक्टर क्या है उनके 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 क्या उनके प्रोफाइल, उनके पोर्टफोलियो क्या है? कोई कुछ भी नहीं, कोई सर्विस। तो इस बात के खान साहब को वो घुमाते रहे लंदन में और अमेरिका में, बस यही। तो वो एटीएम कहलाते तो थे खान साहब के, इसीलिए तो कहा जाता था खान साहब के एटीएम है। और खान साहब कहते थे मैंने तो 20 साल में टीम तैयार की है, वो टीम बकौल उनके बिक गई है। अब यही है, टीम तो थी नहीं। ये जो बिके हैं ये तो अपनी पार्टियों से बाहर से आए थे, अपनी पार्टियों में वापस जा रहे हैं। जो इनकी टीम थी वो तो लल्ले बच्चे लाए थे ना बाहर से, अमीर लोगों के बच्चों को घेर के लाए थे। ये एटीएम में खुद नहीं थे, अमीर लोगों के बच्चे थे। इन्होंने कहा था आओ मैं तुम्हें गवर्नमेंट सिखाता हूँ, तो करप्शन भी करो आओ मिलके। तो वो सारे उन्होंने लुटे डालेंगे, रिंग रोड के तमाशे किए, सारे रिटर्न है, सारी चीजें प्रूफ है। ये तो पता चलेगा कि अगर ईसीएल में नाम ना डाला गया तो देखें किस तरीके से भागते हैं। मैंने बताया शहजाद अकबर साहब तो जा चुके हैं लंदन में, आजम खान भी आ रहे हैं वॉशिंगटन डीसी में। तो जो मेरे में जिस तरीके से लोग छोड़े, इस तरह मेरी तो बल्कि ये हम्बल रिक्वेस्ट होगी किसी डिसीजन मेकर जो भी पाकिस्तान के लिए अगर कोई मुखलिस है तो ईसीएल में इन सब लोगों के नाम डाले ताकि ये बाहर ना जा सके, लोगों को हिसाब दें ये। बिल्कुल, और इसमें हर एक का नाम होना चाहिए बगैर ये देखे कि वो किस सीट पर है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, और आई होप कि जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। डेफिनेटली आपके देखने वालों को वंस अगेन बहुत बहुत बड़े मुबारकें होली की। थैंक यू सो मच। थैंक यू।